Hello guys, hello, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. Let's crack GATE and DSE with me on this India's largest learning platform. ठीक है, चलिए। मेरा नाम सजल मित्तल है। अगेन आई एम बैक। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस में 103 रैंक 2018 में मैंने क्रैक किया है। इसके अलावा मैंने आईआईटी कानपुर से एमटेक भी किया जियोटेक स्पेशलाइजेशन में, और मैंने गेट में कई बार रैंक, बहुत बार रैंक छोड़ी है। ठीक है, लेस देन 200 एनबी में लेके आया हूँ, अबाउट 150 एंड समथिंग। और मैं पीएसयू में भी काम कर चुका हूँ, दैट इज इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, वो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर थी। ठीक है, तो आपके पास मेरे से पढ़ने का एडवांटेज सिर्फ इतना नहीं है कि मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ, उसका भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, किस तरीके से एकदम क्वेश्चन को कैच किया जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, अब अनअकैडमी को आपको ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, और उसके बाद कोई भी कोर्स आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए ऊपर गेट एंड डीएससी या कोर्स दिया हुआ है, उसी तरीके से आप कोई भी कोर्स को आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको कोर्स चूज़ करने के बाद उसमें कुछ लेक्चर्स आपके फ्री आएंगे, ठीक है, और कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड होंगे। ठीक है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस और लॉन्ग टर्म आपकी गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करें, जिसमें आपका डेडिकेटेड लाइव सेशंस होंगे। डेडिकेटेड लाइव सेशंस के अलावा आपका जो डाउट सेशन है वो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, प्लस आपका जो पर्सनल क्वेरीज है वो भी सब रिजॉल्व करेंगे। तो उनको लेने के लिए देखिए सब्सक्रिप्शन काफ़ी सारे हैं, लेकिन काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शंस हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, देखिए एक तो 12 मंथ सब्सक्रिप्शन है आपके पास, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन है, एंड एक 24 मंथ सब्सक्रिप्शन है। क्लियर? तो सबसे बढ़िया सब्सक्रिप्शन जो मेरा बेस्ट है, देखिए मैं पहले 12 मंथ का एडवांटेज बता दे रहा हूँ। पहले तो कि ये कि जो बच्चे डैम सीरियस हैं, जो एग्जाम को सच में क्रैक करना चाहते हैं, वो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें, बिकॉज आजकल इतना कंपटीशन टफ हो गया है कि इतना ईजी नहीं है एक बार में एग्जाम क्रैक कर पाना, और हर बच्चा हर कुछ पढ़ रहा है। ठीक है, और आपको टेस्ट सीरीज भी नहीं, प्रैक्टिस भी करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए वो तो करने साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं आपको, फिर रेगुलर आपकी फैकल्टी से हेल्प भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप खुद से करेंगे, हर चीज करने रहेंगे, तो आपको 100% एफर्ट देना पड़ेगा, जो एक साल में भी पॉसिबल नहीं होगा। एक साल में तब कह रहा हूँ जब मैं आपकी हेल्प करा पा रहा हूँ, या कोई और फैकल्टी मिलकर आपकी हेल्प करा पा रहा है। ठीक है, और इसकी कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, केवल 25,000, केवल 25,000। ठीक है, इसके अलावा 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो कि मेरा बेस्ट है, ठीक है, मतलब जो मेरा फेवरेट है, बेस्ट नहीं कहूँगा, वो ये है कि बेटा हुआ क्या कि लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है, आप 200 बच्चे भी, चलो मिनिमम मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम मिनिमम 200 बच्चे भी अगर पेपर दिए और सीटें 100 हैं, तो उनमें 100 बच्चों को तो नहीं होगा ना बेटा। बेटा बहुत कड़वा सच्चे। ठीक है, तो मैं क्या करोगे आपको? ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगले साल फिर से तैयारी करेंगे। भाई रुकना तो है नहीं, जब मैदान में उतरे हैं तो बाजी जीत के ही जाएंगे, वापस जैसे ही आ गए तो फिर मैदान में उतरने का फायदा ही क्या है, ऐसे ही रहो। ठीक है, अब जब हम लोग जीतने के लिए उतरे तो अगले साल की तैयारी करेंगे, तो क्या फिर से सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे क्या? और आपको मालूम है कि फिर से आप सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदेंगे, अपने से करने बैठेंगे, तो अपने से ना तो वो एंथू आता है, ना ये सबसे बड़ी बात है कि आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कि आपको एक आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके आपको एक कंसिस्टेंसी मिल पाती है। ठीक है, तो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो मैं इसलिए और प्रेफर कर रहा हूँ, केवल क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो इससे केवल 5,000 रुपीज़, ओनली 5,000 रुपीज़, ज़्यादा ही नहीं, केवल 5,000। ठीक है, ओनली 5,000। और जिनका सेलेक्ट, उनके लिए भी एडवांटेज है लेना, जिनका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? जिनका सिलेक्शन होगा, सपोज करो, तो आपका जो आपने डिपार्टमेंट सोचा था आपको वो नहीं, आप फिर से तैयारी करना चाहते हो, तो बेटा केवल 5,000 में अगर आपको 24 मंथ्स का मिल रहा है फिर से तैयारी करने के लिए। ठीक है, अभी आप गोल जो बना रहे हो 2021, अभी एक ऑलमोस्ट 1 ईयर है 2021 ईएससी के लिए, और फिर 2022 तक का लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बेस्ट है, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बेस्ट है वाला 2 ईयर का प्लान। ठीक है, दोनों साल आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब के बाद भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SMYT, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SMYT, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो 24 मंथ्स वाला ये आपको पड़ेगा 27,000 का, और ये वाला जो पड़ेगा ये आपको पड़ेगा 22,500 का ओनली, आपको 10% डिस्काउंट होने का। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर के, अभी तक हमने क्या किया था कि जितने परमेबिलिटी के बारे में हमने थोड़ा बेसिक स्टडी किया था कि व्हाट इज परमेबिलिटी इज ऑल अबाउट। ठीक है, और सीपेज के बारे में कि किस तरीके से सीपेज परमेबिलिटी एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है। ठीक है, बहुत डिटेल में आप SMYT कोड यूज़ कर सकते हैं मेरा, और अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँगा मैं।
ठीक है। तो आज हम लोग कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में ही आज हम लोग तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो बढ़ने से पहले मैं कुछ एक दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। कल जो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, सबसे पहला फॉर्मूला तो मैंने यही लिखवाया था कि डार्सी इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा सबसे बता दे रहा हूँ कि डार्सी इक्वल्स टू के आई, जिसमें के क्या है, परमेबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखवाया था आपको कांस्टेंट हेड टेस्ट का कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी जो टेस्ट हुआ था उससे जो के का फॉर्मूला निकला था वो था कितना, QL बाई AH, कितना था बेटा, QL बाई AH, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट था, फिर वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट था, ठीक है। उसमें जो फॉर्मूला जो के का निकल के आया था वो निकल के आया था, जो वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट था उसमें फॉर्मूला मेरा निकल के आया था, क्या निकला था बेटा याद है, AL/AT, इसको रख करते हैं। जो वेरिएबल हेड परमेबिलिटी जो टेस्ट था उसमें मेरा फॉर्मूला निकल के आया था AL/AT, बेटा याद रखो इस तरीके से काम नहीं चलेगा, है ना। AL/AT ln, फिर क्या था H1 बाई, आज मैं फॉर्मूला न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा ये। फोर्थ एक मैंने आपको लिखवाया था कि अगर आप पंपिंग आउट टेस्ट कर रहे हैं, पंपिंग आउट में भी आपने अनकन्फाइंड एक्यूफर में आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक डार्सीज फॉर्मूला और एक थेम्स फॉर्मूला। तो अनकन्फाइंड था और एक कन्फाइंड था, मैं केवल डार्सीज लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें के का जो फॉर्मूला था वो क्या था, Q अपॉन पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर इंटू ln R1 बाई R2, क्लियर। और कन्फाइंड के लिए फॉर्मूला था K इक्वल्स टू Q अपॉन 2 पाई KB H2 माइनस H1 ln R1 बाई R2। बेटा सारे शॉर्ट नोट्स में उतार लेना चुपचाप, आंख बंद करके लाइन से, जैसे देख रहे हो मैंने कितने सफाई से सारे फॉर्मूले लाइन से लिखे, इसी तरीके से आपको अपने शॉर्ट नोट्स में भी आपको इसी तरीके से सारे फॉर्मूले उतार लेने हैं, ठीक है। इसके बाद एक हेजन-पॉइज़ली फॉर्मूला था जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बताऊंगा आज एक क्वेश्चन लिखा है उससे रिलेटेड किस तरीके से एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिक्स्थ है हेजन-पॉइज़ली फॉर्मूला, हेजन-पॉइज़ली, बेटा स्पेलिंग में मत जाना, जो भी हो लिख लो, ठीक है ना। हेजन-पॉइज़ली फॉर्मूला, तो उसमें उसने लिखवाया था के इक्वल्स टू, कोई एक कांस्टेंट था सी, कोई बहुत बड़ा सा वैल्यू आती है उससे हमें लेना देना नहीं है, गामा W बाई म्यू इंटू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये वेयर डेंसिटी या डेंसिटी या फिर यूनिट वेट बोल लेना, यूनिट वेट ऑफ वाटर लिखते हैं, डेंसिटी नहीं लिखेंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर, म्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, E is the word ratio and D is the particle size, ठीक है। अब आप इससे ये भी जज कर पाएंगे कि मैं पूछूंगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, किस किस फैक्टर्स पर परमेबिलिटी डिपेंड करती है, सिंपल आप बता पाएंगे कि भैया अगर इस फ्लूइड में अगर वाटर की कोई हो जाए तो आप बता देंगे कि भाई हाँ यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। उसके बाद आप वॉइड रेशियो पे, ये जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं E की ओवर प्लस ई, तो ये पता चलता है कि जो K है वो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद कहता है कि साइज ऑफ द पार्टिकल, तो मतलब जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा उसकी परमेबिलिटी होगी। इसी वजह से जो कोर्स सॉइल है, जैसे बेसिकली सैंड इज हाईली परमिएबल देन दी क्ले, ठीक है, क्योंकि जो परमेबिलिटी है वो स्क्वायर ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला और है जो मुझे आपको बताना था, ठीक है। फिर आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परमेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता चल ही गया था, ठीक है, वो भी लिख लेना, सब शॉर्ट नोट्स में आ जाए। इसके बाद एक
फॉर्मूला और था। मैंने कल आपको ये फॉर्मूला जो लिखवाया था, मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था V इक्वल्स टू के आई। वो क्या था पहले तो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। V इक्वल्स टू के आई का क्या मतलब है? सपोज करिए कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर सॉलिड्स पड़े हैं। एक कंटेनर है, उसके अंदर सॉलिड पड़ा है और आपने ऊपर से डाला पानी। आपने डाला यहाँ से पानी, और पानी जब वहां पर डाला तो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो तो मैं क्या करता हूँ कि अगर सपोज करिए ये आपका कंटेनर यहाँ से बंद है, तो जितना पानी कलेक्ट हुआ फ्रॉम द एरिया ए, सपोज करिए ये पूरे का एरिया जो था वो ए था, तो जितना पानी जिस वेलोसिटी, जो वेलोसिटी इस पूरे से आ रही है, मतलब पूरे एरिया से जो आने वाला जो एवरेज जो मतलब आप सब आप डिस्चार्ज पता चल गया यहाँ से, एक काम करिए यहाँ से डिस्चार्ज निकला, अब आप इस डिस्चार्ज को क्या करिए, इस ए से डिवाइड कर दीजिए। तो इस क्यू बाई ए को जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकला, आपने क्या किया, पूरे एरिया से डिवाइड कर दिया, तो एक वेलोसिटी निकल गई। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी। ये वी डिस्चार्ज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। लेकिन क्या बेटा ये एक्चुअल, क्या आप ये बताइए, क्या ये हमारी एक्चुअल वेलोसिटी होगी? क्यों मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो हमारा पानी है वो पूरे से तो आ नहीं रहा होगा, वो एक्चुअली फ्लो किससे हो रहा होगा, वो एक्चुअली फ्लो हो रहा होगा थ्रू दी वॉइड्स, थ्रू दी वॉइड्स। तो इस केस में क्या होगा, तो जो हमारी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो होगी Q बाई ए एस, ठीक है। वेयर ए एस इज द, या ए एस की जगह लिख लेते हैं ए बी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ए बी लिख लेते हैं। वेयर ए बी इज द टोटल एरिया ऑफ वॉइड्स, वेयर ए बी इज द टोटल एरिया ऑफ वॉइड्स। तो यहाँ पर जो अब जो वेलोसिटी निकल के आएगी इसी को हम लोग बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी या फिर एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है, या फिर एक्चुअल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो ये जो Vs होता है, ये Vs, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो निकल के आता है V बाई एन, वेयर एन इज द पोरोसिटी, where n is the porosity and this Vs is very large than the V, क्योंकि आपको मालूम है पोरोसिटी लेस देन या तो 1 होगी या लेस देन 1 होगी, 1 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वॉइड्स, जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उतना ही वॉल्यूम ऑफ हमारा टोटल वॉल्यूम की मतलब हवा, ठीक है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं है। तो ये वॉल्यूम ऑफ जो हमारा जो क्या कहते हैं, जो वॉइड क्या कहते हैं पोरोसिटी है वो लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 होगा तो ये वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी ये वेलोसिटी, इसलिए Vs की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, V से। तो ये हमारा फॉर्मूला बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, शॉर्ट नोट्स में इसको भी बना लेना, शॉर्ट नोट्स में इसको भी बना लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, शॉर्ट नोट्स में इसको भी बना लेना। तो मेरे को जो फॉर्मूले मुझे बताने थे वो आज अब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की तरफ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें। कल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परमेबिलिटी था, वो जो फॉर्मूला लिखवाया था उसको भी नोट डाउन कर लिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। क्या कह रहा है, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमें क्या निकालना है, KH निकालना है, और सबसे पहले तो पता कर लो निकालना है क्या, KB निकालना है, ठीक है। फॉर ए डिपॉजिट ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर दी हुई है, जिसका H1 दिया है 5 मीटर, H2 दिया है हमें 1 मीटर, और H3 दिया है 2.5 मीटर। 3 लेयर है, ठीक है। इसकी अलग क्या कहते हैं, 3 लेयर की हमें अलग अलग परमेबिलिटी भी दी हुई है। K1 की वैल्यू दी हुई है हमें, K1 इज 3 × 10⁻² mm पर सेकेंड, बेटा mm है सब, mm पर सेकेंड, 3 × 10⁻² mm पर सेकेंड। दूसरा K2 कितना दिया है, K2 दिया है
K2 is 3 into 10 raised to the power minus 5 mm per second and K3 दिया है, दिस इज मीटर, एंड K3 दिया है 4 into 10 raised to the power minus 2 mm per second. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमें पता था क्या होता है, K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3. ठीक है, लिख लो इधर आगे, कोई दिक्कत नहीं है. K1 is 3 into 10 power minus 2 into 5 plus 3 into 10 power minus 3 minus 5 into 1. इसको रब कर देता हूँ उधर वाला जो गिवन था, into 1 प्लस 4 into 10 power minus 2 into 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइड किससे हुआ है, इसको हटा देते हैं पहले उधर वाले को. टोटल डिवाइड कर रहे हैं हम लोग टोटल डेप्थ से डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 प्लस 2.5. बेटा कैलकुलेट करो, आंसर बताओ, कैलकुलेट करो और आंसर बताओ. कैलकुलेट करो. 3 into 10 power minus 2 multiply 5 plus डिवाइडेड बाई, ये आपका निकल के आएगा, कुछ निकल के आ रहा होगा आपका 2.941 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 mm पर सेकेंड. देखते हैं कैलकुलेटर में पर रखा हो कहीं, एक बार देख लेता हूँ कैलकुलेटर कहीं मिल जाए. आई थिंक कैलकुलेटर कहीं हो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा कैलकुलेटर. ठीक है, ये निकल गया 2.941 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 mm पर सेकेंड. ठीक है, इसके बाद अब वर्टिकल निकालने के लिए, वर्टिकल का क्या फॉर्मूला था, H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3. ठीक है, ये फॉर्मूला था. अब ये लिख लीजिए, H1 प्लस H2 बाई H3 ये कितना था, ये देखो, दिस इज 5 प्लस 1 प्लस 2.5, 5 डिवाइडेड बाई 3 into 10 power minus 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 into 10 power minus 5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 4 into 10 power minus 2. क्लियर. यहाँ पर देखिए आंसर निकालते हैं, इससे क्या आया, 5 डिवाइडेड बाई, निकालिए बेटा, अरे
ये आपका निकल के आएगा 2.532 इंटू 10⁻⁻4 mm/सेकेंड। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा वर्टिकल परमेबिलिटी है, वो क्या है, कम है किससे, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी से। वो इसका रीजन ये है कि आपको एक के बाद एक सॉइल में जाना पड़ता है, इस वजह से इसकी परमेबिलिटी आपको क्या मिलती है, लो मिलती है। जबकि हॉरिजॉन्टल क्या है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, तो आप एक साथ भेज सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल में क्या है, सीधे ऐसे पानी जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है दूसरे लेयर की वजह से। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग ऐसे डालते हैं ऊपर, तो ऊपर वाली लेयर पे नीचे वाले का, नीचे वाले पे इस वाली का हिंड्रेंस आता है, तो इस वजह से इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल से कम निकल के आती है। बेटा मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले, कि जो परमेबिलिटी वाला ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट में कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं उसके पूछने के, जैसे ये परमेबिलिटी एंड सीपेज प्लस कंसोलिडेशन प्लस फाउंडेशन। इसमें से आप मान के चलिए 7-8 नंबर का हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आप सोच रहे हैं 15 में से इन 3 चैप्टर से ही आपका आधा जियोटेक का पेपर आया था, तो आप ये मान सकते हैं कि ये टॉपिक कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए 2018, 2017, 2016, 2015 हर साल परमेबिलिटी से क्वेश्चन आया ही आया है, और अलग तरीके का आया है। ठीक है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो और ईएस में जो है इसके ऑब्जेक्टिव में बहुत छोटे छोटे आते हैं। ठीक है, अगर आप गेट की परमेबिलिटी के बहुत अच्छे से क्वेश्चन डील कर लेते हैं, और कुछ ईएस में कन्वेंशनल आते हैं, जो कि सीओ भी मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया ना, इसी बेसिस पे आता है, इससे ज्यादा टफ कोई क्वेश्चन नहीं आता परमेबिलिटी में। ठीक है, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको फिर ईएस ऑब्जेक्टिव के लिए परमेबिलिटी में कोई जरूरत ज्यादा दिक्कत करने की है नहीं। ठीक है, उसमें ज्यादातर बेसिकली ये डार्सी लॉ के एजम्पशंस हैं, वो सब थोड़े पूछ लिए जाते हैं। उसको हम डिटेल में आप अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करिए। ठीक है, मेरा कोड है SMIT, उसको आप जरूर अप्लाई करिए, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और आप अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करिए, वहाँ पर बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करेगा ये वाला प्रॉब्लम। सीपीएस से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम, कल मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, उससे रिलेटेड है ये प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए पढ़िए। फिगर शोज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ 13 एक्सपेरिमेंटल सेटअप इफ 30% ऑफ द अफेक्टिव हेड इज लॉस्ट। कहाँ पर, इन द सॉइल ए, अगर सॉइल ए में अफेक्टिव हेड मेरा लॉस्ट हो चुका है, ठीक है, तो डिटरमाइन द टोटल एंड द पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट्स 1 and 2। तो 1 and 2 पे बोला है कि पीजोमेट्रिक हेड और टोटल हेड कितना होगा। ठीक है, तो मुझे चला स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वही पॉइंट, वैसे सिंपल, वो ज़्यादा आसान लगता है मुझे तरीका। ठीक है, ताकि लोगों को समझ में भी आता है और हड़बड़ाहट भी नहीं होती। आपको डेटम दिया हुआ है बेटा, देख लीजिए, एलिवेशन हेड जो डेटम हेड है वो निकालने के लिए आपको डेटम दिया हुआ है ये, तो उसको कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, पॉइंट है 1 and 2। ठीक है, प्रेशर हेड, डेटम हेड, टोटल हेड। ठीक है, ये हमने कर लिया। चलिए, हमने सबसे पहले आपको यही बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे पता करना है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन सा है, ये 1 मेरा एक्सट्रीम पॉइंट्स है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रेशर हेड की बात करूँगा तो प्रेशर हेड कितना होगा, देखिए यहाँ तक, ये पानी कहाँ जा रहा है, इसका यहाँ पर जा रहा है। नीचे वाले को पानी से, देखो नीचे वाला पानी से कहाँ तक कनेक्ट है, यहाँ पर कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक कनेक्ट है, और आप देख पा रहे हैं कि दूसरा वाला जो है वो यहीं पे एंड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लो जो होगा वो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि फ्लो तो इसी डायरेक्शन में हो रहा होगा, ये दिखाया भी हुआ है वो। तो पहले तो आप ए पे बताइए प्रेशर हेड कितना होगा। प्रेशर हेड होगा ए इसका यहाँ से यहाँ तक कितना, 0.3 + 0.3 + 0.4, 1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 1 पे। उसके बाद डेटम हेड कितना होगा, डेटम अगर ये है तो नीचे है पॉइंट, तो कितना होगा, -0.6। तो टोटल हेड कितना आ जाएगा, 1 + 1 - 0.6 कितना हो जाएगा, 0.4। ठीक है, 0.4 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इस पे आ जाएंगे 2 पे। उसने देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 30% ऑफ द अफेक्टिव हेड इज नॉट इन द सॉइल ए, मतलब सॉइल ए में अगर 30% मेरा अफेक्टिव हेड लॉस्ट हो चुका है, तो मतलब मेरा टोटल हेड कितना अवेलेबल था, मेरे पास टोटल हेड अवेलेबल था 0.4
इसका 30% लॉस्ट हो गया था, इसका मतलब टोटल हेड एट 1, तो टोटल हेड एट 2, टोटल हेड एट 2 कितना होगा, तो 0.4 कितना लॉस्ट हो चुका है, कि 30% ऑफ द अफेक्टिव हेड इज लॉस्ट हो गया है। तो अगर लॉस्ट हो गया है तो इतना मतलब 2 पे कितना होगा, ठीक है, 2 पे कितना होगा, 1 माइनस 0.3 यही होगा। तो टोटल हेड एट 2 कितना निकल के आएगा, 0.28, ठीक है। तो टोटल हेड एट 2 वो कितना है, 0.28, ठीक है। अगर बोला होता कि कितना हेड लॉस्ट हो चुका है इसमें, तो वो 0.12 होता है। इतना हेड लॉस्ट हो चुका है तो, लेकिन टोटल हेड एट 2 कितना निकल के आएगा, 0.28, ठीक है। अगर टोटल हेड मेरा 0.28 है तो यहाँ पर मेरा 2 पे डेटा हेड कितना है, डेटा हेड है -0.3, तो प्रेशर हेड बेटा कितना आ जाएगा, -0.3 प्रेशर हेड क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस डेटा में तो टोटल हेड, ठीक है। तो प्रेशर हेड कितना आ जाएगा, प्रेशर हेड बेटा बताओ कितना आ जाएगा, प्रेशर हेड आ जाएगा 0.3, प्रेशर हेड है 0.58, ठीक है। 0.58 क्या है यहाँ पर, प्रेशर हेड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रेशर हेड है। अब ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ये मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अगला डाउट है, डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल बी, इस सॉइल की हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बतानी है। इफ द सॉइल ए इज 0.5 mm पर सेकेंड, अगर सॉइल ए की जो परमेबिलिटी है वो 0.5 mm पर सेकेंड है, ठीक है। अब ये बताइए, फ्लो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब जितना यहाँ से फ्लो हो रहा होगा उतना ही यहाँ से फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, उतना ही यहाँ पर ऐसे फ्लो हो रहा होगा। तो अगर दोनों का फ्लो सेम है तो मैं ये ले सकता हूँ कि क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी के बराबर होगा, मतलब जितना मेरा डिस्चार्ज यहाँ से जा रहा होगा उतना ही डिस्चार्ज मेरा यहाँ से जा रहा होगा। इसका मतलब मैं अगर लिखूँ के ए आई ए वेलोसिटी ए में इनटू एरिया इक्वल्स टू के बी आई बी इनटू एरिया बी का, कोई दिक्कत। अब देखिए बेटा, ये ए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए ये वाला एरिया क्या है, पूरा सेम है। ये अगर एरिया पूरा सेम है तो क्या एरिया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एरिया कैंसिल हो जाएगा। अब हमें दिया क्या क्या है, हमें के ए दिया हुआ है, के ए दिया है वो कितना दिया है, 0.5 mm पर सेकेंड, 0.5 mm पर सेकेंड हमें के ए दिया हुआ है। अगर हमें के ए दिया है और के बी निकालना तो हमें आई ए और आई बी पता होना चाहिए। तो देखिए बेटा, आई ए और आई बी कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है कि आई ए होता है, जब कोई भी आई होता है हेड लॉस, मैं किस में, हेड लॉस ए में अपॉन लेंथ ऑफ ए, ठीक है। तो हेड लॉस इन ए में हमने कितना हेड का लॉस कर दिया था, साफ साफ बोला था कि 0.30 इफ द 30% ऑफ द अफेक्टिव हेड इज लॉस्ट, 30% ऑफ द अफेक्टिव हेड अगर हम लोग लॉस्ट कर चुके हैं तो 0.3 इंटू 0.4 इतना हेड लॉस्ट हमने किया हुआ था। किसमें, कितने में हेड लॉस कर दिया था हमने, 0.3 लेंथ ऑफ सॉइल में। तो आई की वैल्यू निकल के आ गई 0.4, ठीक है। इसी तरीके से आई बी है हमारा एच बी, हेड लॉस्ट इन बी डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ बी। तो हेड लॉस्ट इन बी कितना होगा बेटा, बी में कितना होगा, जितना बचा उतना ही तो होगा, ठीक है। मतलब हमारा टोटल हेड जितना बचा था यहाँ पर इस पॉइंट पे, जो हमने 2 पॉइंट पे टोटल हेड जो निकाला है, ठीक है, उतना ही तो पूरा हेड लॉस्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये भी कर सकते हो, देखो यहाँ से जो 0.3 जितना मेरा ये हेड लॉस्ट हो गया ए में, हेड लॉस्ट इन ए कितना था, 30% ऑफ टोटल हेड अवेलेबल, तो ये कितना निकल के आया, 0.12 ऐसे निकल के आया। तो हेड अवेलेबल कितना है, अब कितना हेड अवेलेबल है 2 पॉइंट पे, वो है 0.4 माइनस 0.12, वो निकल के आएगा 0.28, वो भी देखो 0.28 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हेड लॉस्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो हेड लॉस्ट होगा उसी को हमने एच बी नाम दिया है, और उसकी वैल्यू है 0.28। जितना हेड बचा उतना ही यहाँ तक पानी पहुँचने में पूरा लॉस्ट हो जाएगा। तो 0.28 डिवाइड बाय 0.3, तो यहाँ से आई बी निकल के आएगा। इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिखा रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, के ए की वैल्यू मैंने डाली 0.5 mm पर सेकेंड, आई ए की वैल्यू डाली 0.4, के बी मुझे निकालना है, आई बी की वैल्यू डाली मैंने 0.28 डिवाइडेड बाई 0.3, क्लियर। तो यहाँ से मेरा जो के बी की वैल्यू निकल के आएगी, वो के बी की वैल्यू देखिए बेटा क्या निकल के आ रही है, सॉल्व कर लो इसको, फटाफट सॉल्व कर दो। मेरी के बी की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 0.214 mm पर सेकेंड, ये मेरी के बी की वैल्यू निकल के आई, और यही क्या मेरा आंसर भी है,
ठीक है, यही क्या है मेरा आंसर भी। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऐसा गेट में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, आज तक इस पर इस तरीके से कोई क्वेश्चन 2 लेयर वाला बहुत ज़्यादा पूछा नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि वो आगे इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है गेट में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट 2018 में आया है ये क्वेश्चन, और देख के लग रहा है भाई कितना टफ है। अभी देखिए 2 मिनट में देखिए कैसे होता है। लुल लुल लुल, अभी मैं कौन सा समझाता हूँ, एकदम हलवा क्वेश्चन है। एकदम बढ़िया हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़िए इसको एक बार। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि 3 सॉइल स्पेसिमेन, ठीक है, 3 सॉइल स्पेसिमेन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 दिए हुए हैं। गेट 2018 में आया, ढंग से समझ लीजिएगा। और कितना बकवास क्वेश्चन है ये देखिएगा। 300 150 mm की लॉन्ग है और 100 mm 100 mm डायमीटर है। सीरीज में प्लेस्ड है। क्या करना हमें सीरीज और उससे, इन्हें कांस्टेंट हेड फ्लो सेटअप, सही बात है, सब में कांस्टेंट हेड फ्लो सेटअप है। सूटेबल स्क्रीन आर प्रोवाइडेड एट द बाउंड्री ऑफ द स्पेसिमेन, सूटेबल स्क्रीन प्रोवाइडेड है, उससे भी हमको लेना देना नहीं, काम के हमारे वर्ड ऊपर निकल चुका है। ये है, ठीक है, और फ्लो हमें पता चल गया कि इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मैं आपको बता चुका था। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दी हुई है इसकी, 1, 2 और 3 की कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ये दी हुई है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन पूछा द वैल्यू ऑफ द एच इन द सेटअप इज, अब पूछा है कि जो एच है सेटअप में वो कितना होगा। ठीक है, एकदम बकवास क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं बता दूं कैसे। अब मुझे ये बता दिए कि सबसे पहले तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी वाला कि वर्टिकल परमेबिलिटी वाला। मुझे पहले तो ये बता दिए पानी कैसे फ्लो हो रहा है, पहले इस सॉइल में जा रहा है, उसके बाद इस सॉइल में आ रहा है, उसके बाद इस सॉइल में आ रहा है। मतलब जितना डिस्चार्ज मैं यहाँ से निकालूंगा उतना ही डिस्चार्ज मैं यहाँ से भी भेजूंगा, उतना ही डिस्चार्ज मैं यहाँ से भी भेजूंगा, उतना ही डिस्चार्ज मेरा यहाँ से भी जाएगा। बेटा ये पीजोमीटर का मतलब ये है कि यहाँ पर इतना हेड अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पानी भरा हुआ यहाँ से भी पानी ऐसे जाएगा। ठीक है, ये मत समझ लेना कोई पाइप फ्लो का, हम लोग कोई पाइप फ्लो का वो नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग कोई पाइप फ्लो के क्वेश्चन स्टडी नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से पानी भेज रहे हैं। ये है पीजोमीटर्स, पीजोमीटर्स है, पीजोमीटर्स जो केवल क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पर ठीक है, ये सब क्या पीजोमीटर्स हैं जो कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हेड कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्यू जा रहा है, जब एक एक करके सब में इस तरीके से क्यू पहुंच रहा है, ठीक है, और वो भी सेम पहुंच रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी परमेबिलिटी होती है, वर्टिकल परमेबिलिटी। बेटा हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमें पता चल गया। तो अब हमारा फंडा क्या है, अगर हमारा हम लोगों को एच निकालना है, ठीक है, हमें पता है कि क्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू इक्वल्स टू के आई इंटू ए। कोई दिक्कत? के आई ए। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो मेरा क्यू निकल रहा है, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, वो ओवरऑल हेड की वजह से कितना होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के एवरेज जो मेरा निकलेगा, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, के एवरेज जो मेरे निकलेगा वो आई इंटू ए से। ये आई कौन सा, ओवरऑल की वजह से। अगर ये बराबर कर दूं मैं किसके, मतलब Q इक्वल्स टू Q3 के भी बराबर है, मतलब ये इस 3 से निकलने वाला जो डिस्चार्ज होगा उसके भी बराबर होगा। भाई बेटा सब सेम है ना डिस्चार्ज, ओवरऑल डिस्चार्ज इज इक्वल टू तक ये वाला डिस्चार्ज, जब ये वाला डिस्चार्ज सब सेम ही है तो Q3 के बराबर होगा। तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, I3 K3 इंटू आई थ्री इंटू ए। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये ए से ए उड़ा दो, क्योंकि ये ओवरऑल जो हमने क्या किया, देखिए सपोज करिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो परमेबिलिटी है वो इसकी वजह से आ रही है 1, 2, मैं कह रहा हूँ कि 1, 2, 3, इसकी वजह से आने वाला जो डिस्चार्ज है, इन तीनों की वजह से ओवरऑल डिस्चार्ज जो निकल के आएगा, क्या वो इसकी वजह से भी होगा? इधर से जो अकेला डिस्चार्ज निकलेगा उसके भी बराबर होगा, जो यहाँ से डिस्चार्ज होगा वही इसके बराबर भी होगा, जो ये डिस्चार्ज होगा वो इसके बराबर भी होगा। इसका मतलब इस तीनों का के एवरेज मैं करूँ इंटू आई एवरेज में लेके आऊँ इंटू ए। ठीक है, इसको आई एवरेज नाम दे देते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आई एवरेज इंटू ए, वो किसके बराबर भी होगा, K3 I3 इंटू ए के बराबर भी होगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग ये के एवरेज निकालना है, सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा, के एवरेज निकालना। तो के एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा, के एवरेज निकाल लो, अभी पता चल जाएगा। के एवरेज कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कौन सा वाला फॉर्मूला है, वर्टिकल वाला। तो H1 H2 H3 सब में बराबर है, देखो 150 प्लस 150 प्लस 150, ठीक है, जिसमें से पानी निकल के जाएगा, ठीक है। उसके बाद 150 डिवाइड बाई, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखवाया था मैंने 0.01। मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन गेट में वाला पूछ लेता है, अपॉन 0.003 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 0.03। तो यहाँ से के एवरेज बता दो कितना आ गया, के एवरेज बता दो कितना आ गया। के एवरेज निकल के आ गया, के एवरेज आ गया। सॉल्व कर लो बेटा फटाफट। मैं आपके सामने इसलिए सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को भी सॉल्व करने का टाइम मिल जाए, सिर्फ गाड़ी भागे नहीं। आपका जो के एवरेज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6.43 इंटू 10⁻³ यूनिट किस में है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में। बेटा मैंने इसको 150 mm इसलिए लिख रहने दिया क्योंकि ये mm होता, ठीक है, यहाँ भी mm निकल के आता, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड निकल के आता, ये mm से mm क्या होता है, कैंसिल, और यूनिट आपकी किसी में आ जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी। के एवरेज पता चल गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दो किस हेड की वजह से ओवरऑल, किस हेड की वजह से ओवरऑल फ्लो हो रहा है, 560 mm की वजह से। तो आई एवरेज क्या होगा, आई एवरेज इज टोटल जितना भी एच जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है अपन टोटल लेंथ ऑफ फ्लो, तो 560, टोटल लेंथ कितना होगा 3 इंटू 150, क्योंकि तीनों सॉइल की वजह से होगा। ये देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 560 डिवाइडेड बाई 450, वो निकल के आएगा 1.244, ये आई एवरेज निकल के आ गया। जब आई एवरेज ये हमें पता चल गया, आई एवरेज पता चल गया, के एवरेज पता चल गया, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि हमारा I3 कितना हुआ, I3 कितना होगा, I3 कितना होगा बता दो जरा, H, यही तो हमें पता करना है, इस हेड की वजह से यहाँ पर कितना फ्लो हो रहा है जी बेटा, इसी हेड की वजह से। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये मैं हटा दूँ, ये केवल पीजोमीटर दिखा रहा है ना, ये पीजोमीटर, अब ये बता रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या बता रहा है, ये पीजोमीटर है, वो ये बता रहा है कि यहाँ पर इतना हेड अवेलेबल है इस पे, ठीक है। अगर यहाँ पर पीजोमीटर पर कोई हेड नहीं होता, जब यहाँ पर आ जाता तो बेटा कोई फ्लो होता क्या आगे, इससे आगे फ्लो होता ही नहीं, इससे आगे फ्लो होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि हेड तो इसके बराबर आ गया ना, समझ रहे हो। यहाँ पर ये हेड बताने का मतलब ही यही है कि अभी इसमें इतना हेड अवेलेबल है जो कि इसे पूरा यहाँ तक फ्लो कराएगा और पूरा लॉस्ट भी हो जाएगा। तो मतलब कितना हेड अवेलेबल है I3 पर, इस पर अभी कितना हेड अवेलेबल है H, और कितनी लेंथ में, कितने लेंथ में इसको खत्म कर देना, 150 में खत्म कर देना। तो ये हमें पता चल गया। और K3 की वैल्यू हमें अच्छे से मालूम है, K3 की वैल्यू कितनी दी है, 0.03 सेंटीमीटर पर सेकंड दी हुई है। तो यहाँ पर लगा देते फॉर्मूला सीधे, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, के एवरेज इंटू आई एवरेज। के एवरेज आया हमारा 6.43 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय आई एवरेज आया 1.244, ठीक है, H बाई 150 इंटू 0.03। बेटा यहाँ से H बता दो कितना आ रहा, जरा H की वैल्यू सेल कैलकुलेट कर लो। H की वैल्यू यहाँ पर आपकी निकल के आएगी 40 mm। H की वैल्यू क्या निकल के आएगी 40 mm। मैं, अब किसी को डाउट हो रहा है कि भाई mm में क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। इसकी यूनिट लेस, ये जो है यूनिट लेस, दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी दिस इज K3 है, ये यूनिट लेस नहीं है, ये वाला यूनिट के बगल वाला, सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ, तो 0 पॉइंट ये वाला आपका मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, दिस इज यूनिट लेस, ठीक है, एंड दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड दिस इज mm, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड खत्म हो गया, ये mm ऊपर जाएगा, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, mm में आ जाएगा। आपका आंसर किस में आ जाएगा, mm में आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये वाला सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, अगर किसी को डाउट, इसको फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है तो ऊपर लिख देता हूँ मैं आराम से।
पहले तो समझ में आया कि फंडा क्या लगाया, फंडा ये लगाया कि टोटल डिस्चार्ज जितना जा रहा होगा इस टोटल हेड की वजह से, इस टोटल हेड की वजह से जितना डिस्चार्ज मेरा जा रहा होगा उस वही डिस्चार्ज मेरा इस हेड की वजह से भी यहाँ से यहाँ तक निकल रहा होगा। तो मैंने क्या निकाला कि के एवरेज आई एवरेज ए का जो डिस्चार्ज है वही हमारा K3 I3 ए के भी है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों का जो एरिया है वो दोनों का एरिया क्या है, ये वाला एरिया पीछे की तरफ क्या है, सेम है। ठीक है, तो इन्होंने मैंने के एवरेज निकाल लिया, आई एवरेज निकाल लिया, I3 पता कर लिया, K3 पता कर लिया, इन दोनों को उस फॉर्मूले में लगा दिया और यहाँ से जो एच की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आएगी 40 mm। ठीक है, वो क्या निकल के आई 40 mm। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए इसको जरा। गेट 2018 में आया था, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था। इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है और वो भी 2 मार्क्स का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पढ़िए इसको। 2007 का बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस के लिए ही मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए वाटर इज फ्लोइंग। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि वाटर फ्लो हो रहा है थ्रू परमेबिलिटी। ठीक है, थ्रू परमेबिलिटी एपरेटस। ठीक है, और उसमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इतनी है के, इसकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितनी दी हुई है के, और जो पोरोसिटी है एंड द पोरोसिटी ऑफ द सैंपल इज एन की वैल्यू दी हुई है, एन इक्वल्स टू 0.5 दी हुई है, 0.5 दी हुई है। ठीक है, चलिए ओके, एन की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.5 दी हुई है। अब पूछा है द टोटल हेड एलिवेशन हेड एंड द प्रेशर हेड। ये तो बहुत आसान हो गया ना आपके लिए, पॉइंट आर हमेशा इसी पे ही, मतलब ये वाला क्वेश्चन निकालना तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, इतनी बार मैं बता चुका हूँ। अब देखिए इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो आया था तो बहुत बड़ा ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था। कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन इसलिए था बेटा, यहाँ पर कोई भी डेटम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप डेटम नहीं दोगे तो हम अगर कोई भी रेफरेंस डेटम मानेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में हमारी जो वैल्यूज है प्रेशर है डेटम हेड की वो चेंज हो जाएगी। अभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे चेंज हो जाएगी। जो हम डेटम मान रहे हैं वो इसको ही डेटम मान के कर ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैंने इसको डेटम माना होता, इसको सपोज, अभी मैं बता दे रहा हूँ, पहले इसकी वैल्यू एक बार याद रख लेंगे बस। अगर मैंने इसको डेटम माना होता तो इस पॉइंट पर ये जो सबसे बॉटम पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे जो प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी होती, 0.4। ठीक है, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, और इस पॉइंट का जो डेटम हेड होता, इस पॉइंट का जो डेटम हेड है इसके रेस्पेक्ट में ही वो होता, इसी के रेस्पेक्ट में वो होता 0। टोटल हेड मेरा निकल के आता कितना, 0.4। मतलब मेरी जो वैल्यू प्रेशर है डेटम हेड, टोटल हेड तो मेरा सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0.4 आ गया, 0.4 आ गया। अगर मैं इसको यहां पर लेता, ठीक है, अगर मैं इसको डेटम मानता, यहां पर डेटम मेरा अब की बार मैंने इसको मान लिया, तो इसी पॉइंट पर प्रेशर हेड कितना निकल के आएगा, प्रेशर हेड अगेन 0.4, कोई दिक्कत नहीं। डेटम हेड मेरा कितना निकलेगा, इसके रेस्पेक्ट में नीचे है -0.4, और टोटल हेड कितना निकला, 0। अब आप समझ पा रहे हैं, मेरा डेटम चेंज करने की वजह से मेरा प्रेशर हेड और डेटम हेड की वैल्यू क्या हो गई, मतलब टोटल हेड की वैल्यू, डेटम हेड की वैल्यू, ये वैल्यूज क्या हो गई, चेंज हो गई। इज दैट क्लियर? तो ये वैल्यूज आगे फर्दर चेंज ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक डेटम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक डेटम एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, पहले से ही अगर क्वेश्चन में दिया होता तो उससे फिक्स वैल्यू आती और आंसर भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग आता। क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को ही डेटम मान लेते हैं। ठीक है, इसको डेटम मान के हम लोग अपने हिसाब से आंसर निकाल लेंगे, जो भी आएगा, हमें ऑप्शन से लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इसको डेटम माना, तो सबसे पहले वही टेबल, एक पॉइंट इसको बनाइए। उसने पूछा टोटल हेड प्रेशर इन मीटर्स ऑफ वाटर एट द पॉइंट आर, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे आर पे। ठीक है, तो इसको पॉइंट 1 मान लो और इसको पॉइंट मान लो 2, और ये आर दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट सबसे पहले तो वही जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, कोई डाउट ही नहीं है उसमें।
1 2 3, ठीक है, 1 2 3। यहाँ लिया मैंने प्रेशर हेड, जैसे अभी तक करते आ रहे थे वही डेटम हेड। बेटा आप लोग सॉल्व करके चलो, मैं थोड़ा बोर्ड पे लिख रहा हूँ, धीरे धीरे लिख रहा हूँ, आप लोग जिसको समझ में आ रहा है वो तुरंत तुरंत फटाक से करता रहे, फिर आंसर मैच करा। गलत हो रहा, कॉपी कटेगी तो आगे पता तो नहीं चलेगी कहाँ गलती करी थी। बेटा गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, इसलिए गलती करते रहो, ठीक है, गलती करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि एग्जाम में भी जाके मतलब गलती करते, गलती से सीखते रहो। अभी गलती करोगे तो सीख जाओगे, लेकिन बाद में करोगे तो फिर आपको करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर उसको करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए पॉइंट, पहले तो सबसे पहले इसमें क्या बताया था, जब भी हमें सॉइल के बीच में अगर निकालना है, अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम लोग कहाँ निकालेंगे, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। इसको आर पॉइंट दे दो, 2 की जगह, ये 3 की जगह आर पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें कहाँ निकालना होगा, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट कौन से 1 और 2। 1 पे निकाला, 1 पे प्रेशर हेड, 1 पे प्रेशर हेड, यहाँ तक इसका पानी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0.4 तक, 0.4। इसके रेस्पेक्ट में डेटम हेड कितना है, 1 का डेटम के रेस्पेक्ट में हेड कितना है, -0.4, ठीक है। तो यहाँ पर वो कितना आ गया बेटा बता दो, टोटल हेड कितना आ गया, टोटल हेड इज प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, तो टोटल हेड आ गया 0। 2 पे आ जाओ, 2 पे, ठीक है, 2 पॉइंट पे मेरा प्रेशर हेड कितना होगा, यहाँ से देखिए पानी ऊपर कितना आ रहा है, 0.4। अगेन डेटम हेड कितना होगा 2 पॉइंट पर, देखो बेटा 2 पॉइंट पर डेटम हेड, डेटम से ऊपर कितना जा रहा है 0.8, तो टोटल हेड कितना हो गया 1.2। अब हमें पता चल गया हमेशा फ्लो वाटर का कैसा होता है, हाई हेड टू लो हेड, तो मतलब फ्लो कहाँ से कहाँ था, वो ऊपर से नीचे ऐसे फ्लो जा रहा होगा, ठीक है, 2 से 1 की तरफ फ्लो जा रहा होगा। जब फ्लो ऐसे जा रहा होगा तो इसका मतलब जो हेड का लॉस भी हो रहा होगा वो किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में हेड का लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आई कैलकुलेट कर लेते हैं। आई, तो आई मेरा निकल के आया टोटल हेड एट 1 2 माइनस टोटल हेड एट 1 डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ फ्लो जिसमें मेरा लॉस हुआ है। तो आई इज 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ 1.2। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 आ गई, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरा जो हेड लॉस हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक में हेड लॉस फ्रॉम 2 टू आर, 2 से आर तक में हेड लॉस मेरा कितना हुआ होगा, आई इंटू लेंथ 2 से आर तक की लेंथ, ठीक है, इतना मेरा हेड का लॉस हो गया होगा। तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 0.8, इतना मेरा हेड का 0.8 मीटर का है मेरा हेड का लॉस हो चुका होगा। बेटा सब मीटर में है, ये यूनिट में क्या है, मीटर में, मीटर, ठीक है, जिसमें भी दिया हुआ है। तो ये जो हेड का लॉस होगा वो 0.8 मीटर लॉस हो गया। तो इसका मतलब टोटल हेड एट आर कितनी थी, टोटल हेड मेरे पास पहले कितना था 1.2, लॉस कितना होगा 0.8, तो बचा कितना, टोटल हेड एट आर वो बचा 0.4, तो टोटल हेड कितना बचा 0.4, यहाँ निकल लिया, ठीक है। अब आर का डेटा हेड कितना है, वो 0 ही है, 0 है। तो प्रेशर हेड कितना आएगा, प्रेशर हेड आएगा 0.4, प्रेशर हेड आएगा 0.4। तो इसको अगर हम लोग डेटा माने तो हमारा जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वो आंसर आ रहा है, वो आ रहा है हमारा सी। बेटा गेट में क्या होता है कि ये ऐसे क्वेश्चन होंगे तो वो बहुत जनरली जब कोई बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक कोई मिस्टेक होती है तभी वो कहता है कि ये क्वेश्चन गलत है, और सब इसके हम मार्क्स इक्वली सबको देंगे। लेकिन अगर वो कुछ नहीं दिया है तो अभी तक हमने जो भेजा लगाया है अपना, ठीक है, कि हमने देखा कि भाई आर जैसा कुछ वैल्यू है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन खींची है, इसका मतलब वो यहाँ पर डेटम लिखना कुछ मिसिंग कर दिया, तो कुछ भी हम अपने मन से भी थोड़ा सा एज्यूम करके आंसर निकाल के आएंगे और देखेंगे मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं मैच कर रहा तो बेटा छोड़ाइएगा, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। वरना देखिए अगर हमारा इस तरीके से कोई मैच कर रहा है तो अपने मन से आप सॉल्व करिए और सही आंसर निकाल लीजिए, ठीक है, क्लियर। अब पूछा है व्हाट आर द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी थ्रू द सॉइल। अगर डिस्चार्ज वेलोसिटी पूछा है तो देखिए दो जो अभी मैंने आपको बताया था डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी के बारे में, वो इसी वजह से मेरा बताने का मकसद था ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी को हम लोग किससे निकलते हैं, किससे लिखते हैं, डिस्चार्ज, ये तो ए पार्ट हो गया, इधर ए, ये आपने ए सॉल्व कर लिया, नाउ बी डिस्चार्ज वेलोसिटी का फॉर्म v होता है, v से लिखते हैं v इक्वल्स टू k इंटू आई, ठीक है। तो i कितना निकला था हमारा, i की वैल्यू 1, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी इज k, ठीक है। सीपेज
सीपेज वेलोसिटी क्या होती थी, इसको हम लोग वी एस से लिखते थे। तो वी एस जो होती थी वो होती थी वी बाई पोरोसिटी, वी अपॉन पोरोसिटी। तो वी एस इज के डिवाइडेड बाई 0.5, तो वी एस इज 2k। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डिस्चार्ज वेलोसिटी k निकल के आया और सीपेज वेलोसिटी 2k निकल के आया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन में एकदम बकवास क्वेश्चन आया था, ठीक है, लेकिन लोगों को पता नहीं था इसको गेट में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बड़ी दिक्कतें हो रही थी लोगों को करने में। लेकिन अब मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें फंडा सबसे पहला यही है, जब भी बीच में निकालना हो हमें क्या करना है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जाइए और एक्सट्रीम पॉइंट पे जाने के बाद ये देखिए उसका पानी पे ये उल्टा ट्रायंगल जो बनना है, उल्टा ट्रायंगल वहां तक कितना दूर है, यहाँ का कितना दूर है 0.4 उल्ट पीछे वाले का। ये नहीं कि यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ तो सॉइल है, इसका यहाँ पे कितना है जो डायरेक्ट पानी से लिखो, क्योंकि बेटा पानी में जो फ्लो होगा उसमें कोई लॉस थोड़ा होगा, सेम मीडियम का फ्लो कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसकी कनेक्टिविटी हम लोग यहाँ से देखेंगे और जो 2 वाले पॉइंट की उसकी कनेक्टिविटी हम यहाँ से फिर थोड़ी ना देखेंगे, उसकी कनेक्टिविटी देखेंगे यहाँ से। अगर यहाँ से देखेंगे तो फिर तो सॉइल में कोई ना कोई लॉस हो रहा होगा, लेकिन हमें क्या देखना है, यहाँ से देखना है। इसलिए जब भी हमें सॉइल के बीच में निकालना है तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जाने के बाद हम लोग उसका प्रेशर हेड डेटा में टोटल हेड पता करेंगे दोनों के। फिर टोटल हेड के डिफरेंस निकालने के बाद हम लोग ये पता चल जाएंगे कि हम पे हाइड्रोलिक हेड कितना अवेलेबल है जिसकी वजह से फ्लो हो रहा होगा। वो पता करने के बाद उसको उतनी लेंथ ऑफ सॉइल से पूरे सॉइल से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा पूरे ओवरऑल सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकला है। अब वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूरे सॉइल का हमेशा सेम होता है, पूरे सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम होता है। अब हमें ये पता करना है कि उसी पर्टिकुलर सॉइल में कहीं बीच में कितना हेड लॉस हो रहा है। तो हम लोग जितनी सॉइल मेरी ट्रेवल करी है उतना ही हम लोग क्या करेंगे, उतना ही लेंथ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आई में। तो हमें ये पता चल जाएगा उतने लेंथ तक कितना मेरा हेड का लॉस हो गया। जब हमें ये पता चलेगा कितना हेड का लॉस हो गया तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम पे टोटल हेड जितना अवेलेबल था 2 पे टोटल हेड हमारा अवेलेबल यहाँ पर कितना था 0.2 था, ये था 0.2। तो इसमें मेरा हेड का जो लॉस हो गया वो हो गया 0.8 हो गया हेड का लॉस। तो मेरा फिर हेड टोटल हेड मेरा कितना निकल के आ जाएगा, टोटल हेड निकल के आएगा 1.2 माइनस 0.8 निकल के आएगा, तो वो कितना आ जाएगा 0.4। अब हम लोग इसमें रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, जब भी बीच में निकालते हैं रिवर्स कैलकुलेशन, क्योंकि जो भी लॉस हुआ वो टोटल हेड में हुआ। टोटल हेड पता चल गया, वहाँ का डेटा हेड पता चल गया, तो डेटा हेड पता चल गया और टोटल हेड पता चल गया, तो हम लोग प्रेशर हेड बहुत आराम से निकाल लेंगे। प्रेशर हेड इज द टोटल हेड माइनस डेटा हेड, तो वो 0.4 आंसर आ गया। जब ये आ गया तो फिर तो आप के वगैरह ये सब निकाल ही सकते हो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ये और भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें कुछ भी नहीं है, इसी वजह से ये क्वेश्चन केवल 1 मार्क्स का पूछा गया था। बोल रहा है कि कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। बेटा ये फॉर्मूला के पता याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट मैं बता रहा हूँ क्या किया इसने। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट समझ लो एक बार, ठीक है। सपोज करो कि ये कोई सिलेंडर है, अरे सब रब हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो ए है और डिस्चार्ज निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्यू निकल के आ रहा है। तो आप मुझे बता दो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। क्यू का फॉर्मूला होता है हमारा वेलोसिटी इनटू एरिया। वेलोसिटी हमारी यहाँ पर सॉइल में क्या ली गई है, के इनटू आई, और आई हमें पता है कितना होता है, के एच बाई एल इनटू ए। क्या ऐसे आप नहीं निकाल सकते हो, कांस्टेंट हेड है, वेरिएबल है ही नहीं है। जब हेड कांस्टेंट रहेगा तो डिस्चार्ज हमेशा मालूम, हमारा जो हेड रहेगा जो जिसकी वजह जो हेड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लो हाइड्रोलिक हेड है, जिसकी वजह से हमारा फ्लो हो रहा है, टेक प्लेस हो रहा है इन द लेंथ ऑफ सॉइल। यही लेंथ ऑफ सॉइल है जिसमें ये जिस हेड की वजह से इस तरीके से लगा होता है। ये सपोज करो मैं बता रहा हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से होता है, जब हम लोग जब मेजर करते हैं लैब में ऐसे होता है कहीं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये रहा, और एक हमारा ये इंस्ट्रूमेंट लगा होगा यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो अब हमारा अगर इसका लेवल कुछ है और इसका लेवल यहाँ पर कुछ है, तो जो टोटल हेड मेरा जो अवेलेबल है जिसकी वजह से हमारा फ्लो हो रहा है वो यही तो होगा, ये वाला एच, ये एच। मतलब दोनों एंड पॉइंट पे हमने एक पीजोमीटर लगाया, वहां पर पता किया है कि टोटल अवेलेबल हेड हमारे पास कितना, उन दोनों के हेड का सब्सट्रैक्शन करके हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें पता चल गया कौन कितना हेड है जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है, वो पता चल गया। एच डिवाइड बाई एल कर दिया लेंथ ऑफ फ्लो, ठीक है, इनटू एरिया कर दिया, तो हमारा क्यू निकल आया। तो यहाँ से हम लोग के नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो क्वेश्चन देख ली क्या पड़ा है,
बोला इन द कांस्टेंट हेड परमिएबल, कांस्टेंट है विद क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हेन द फ्लो टेकिंग प्लेस अंडर ए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, उसने खुद ही दे दिया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट h/l, I = h/l की वैल्यू पूरी दे दी 0.5। द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 60 सेकंड इज इतना, तो Q दिया है V/A वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है, वॉल्यूम दिया है 600 सेंटीमीटर क्यूब हमारे कलेक्ट हुआ कितना में 60 सेकंड में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आया 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड निकल के आ गया क्यू की वैल्यू। और द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल पूछा, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल पूछा, तो क्या हम नहीं निकाल सकते, पुट कर दो यहीं पे, हमें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत थोड़ा है। 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यूनिट इसलिए लिखना जरूरी है ताकि याद रहे कि किस यूनिट में आंसर आया। ये तो यूनिट लेस होता है, h/l ऊपर मीटर नीचे मीटर कैंसिल 0.5, और एरिया की वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 सेकंड का सवाल था, ठीक है। k की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 2 आएगी, आई थिंक 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 इट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, आंसर निकल के आ गया। क्या था इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो है वो सिंपल बोल रहा है कि ये जो हेड जो है वो कांस्टेंट है, वो मेंटेन रखा है जितने देर तक टेस्ट हो रहा है, और वहां से हमारा पानी निकल के आ रहा है। जब फ्लो देखिए यहाँ से यहाँ तक हो रहा होगा तो हमने पानी भी क्या किया, पानी भी यहीं से कलेक्ट किया है बीकर में, एक बीकर में यहाँ पर पानी कलेक्ट कर लेते हैं और ये देख लेते हैं क्या वॉल्यूम है बीकर का और कितनी देर में कितना पानी कलेक्ट हो गया, उससे हमारा डिस्चार्ज पता चल जाता है। और उससे डिस्चार्ज पता चल गया तो उस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमें पता चल ही गया, डिस्चार्ज पता चल गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पता चल गया, और हमें पता ही है कि एरिया कितना है सिलेंडर का, जिससे भी अपने फ्लो होके आ रहा है, मतलब सिलेंड्रिकल सॉइल का एरिया पता चल गया। ये पता चल गया तो के हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने बीच में इसलिए डाला ताकि आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया, लगे यार गेम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे ही आते हैं, आपको बस आना पता होना चाहिए कि करना कैसे है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी आप पहले से सब कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया ही था कि अफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए आपको टोटल स्ट्रेस पता होना चाहिए और पोर वाटर प्रेशर पता होना चाहिए, और पोर वाटर प्रेशर किसी भी सॉइल में उसके प्रेशर हेड मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है। और देख लो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, गामा डब्ल्यू कितना लेना है, गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी लेनी है 9.81, उसने खुद ही मेंशन कर दिया, उससे आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीपेज फ्लो कंडीशन इज शोन बिलो, कोई दिक्कत नहीं है। द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल गामा सेट दिया हुआ है, यूजिंग यूनिट वाटर व्हाट इज द अफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द प्लेन एक्स एक्स। अब ये बोला है एक्स एक्स पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर अफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा। अगर हम लोग इस पॉइंट पे प्रेशर हेड निकाल लें, ठीक है, तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्स, तो सबसे पहले तो पॉइंट मार्क कर लो, वही एक्सट्रीम पॉइंट्स 1 एंड 2 दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स मार्क कर लिए, ठीक है। यहीं पे टेबल बना लेते हैं, यहीं पे सही रहेगा, फालतू जगह नहीं रहेगी उधर। पॉइंट 1 2 और तीसरा है एक्स एक्स, एक्स ले लेंगे बस, एक्स, क्लियर। प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड टोटल हेड, ठीक है। बाकी का ये जो इधर हो गया मैं हटा देता हूँ, ठीक है। जब तक आप सॉल्व करें, जिसको समझ में आ गया वो सॉल्व करें, ठीक है, वो सॉल्व करें। चलो बढ़ते हैं आगे। वन पे जरा बता दो बेटा प्रेशर हेड कितना होगा। ये वन पे प्रेशर हेड कितना होगा, 1 + 3। ऊपर देखो पानी, 1 से जो कनेक्ट होने वाला जो उल्टा ट्रायंगल कितना है, कितना ऊपर है, 4 मीटर ऊपर है, तो 4 मीटर, ठीक है। एक काम करो, डेटम मान लो इसी को, अब डेटम हेड निकालना है तो डेटम मान लो किसको, एक्स एक्स को मान लो डेटम हेड, ठीक है। तो डेटम हेड निकालना है 1 पॉइंट का, डेटम हेड कितना होगा 1 पॉइंट का, एक्स से ऊपर कितना जा रहा है 5 मीटर, 5 मीटर, सबको यूनिट मीटर में ही है तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। टोटल हो गया 9, ठीक है। 2 पे आ जाओ, 2 से कनेक्ट होने वाला उल्टा ट्रायंगल कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, ठीक है। तो देखो कितना हो गया 1 5 और 6 और 7 मीटर प्रेशर हेड हो गया। 2 का डेटम हेड कितना हो गया, डेटम से नीचे की तरफ जा रहा है -1, तो टोटल हेड कितना हो गया 6 मीटर,
तो इसका मतलब फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो हेड लॉस, हाइड्रोलिक हेड जिसकी वजह से हमारा फ्लो अकर हो रहा है वो कितना है 9 - 6, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ सॉइल जिसमें फ्लो होके जा रहा है वो कितना है, देखो 5 मीटर प्लस 1 मीटर, 5 और 1 मीटर कितना है 6 मीटर। देयरफॉर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना आ जाएगा ओवरऑल सॉइल का 3/6, कितना हो गया 0.5। विदाउट फ्लो हो रहा मेरा 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। तो इसका मतलब अगर मुझे एक्स एक्स पे निकालना है, एक्स एक्स पे मुझे टोटल हेड निकालना है, तो पहले तो हेड लॉस निकालूंगा, हेड लॉस पहले तो मैं ये निकालूंगा, लेंथ ऑफ फ्लो निकाल लेते हैं हेड लॉस की बजाय पहले तो, ठीक है। अब बोला है कि एक्स एक्स पे टोटल हेड कितना होगा, तो मेरा ये पता करना है 1 से लेके एक्स तक जाने में, तो लेंथ ऑफ फ्लो फ्रॉम 1 to x, 1 to x जाने में लेंथ ऑफ फ्लो मेरा कितना था, लेंथ ऑफ फ्लो यहाँ से यहाँ तक जाने 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर है तो हेड लॉस x तक कितना हो चुका है, हेड लॉस x तक कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2.5 मीटर मेरा 2.5 मीटर का मेरा हेड का लॉस हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से जब मैं 1 से यहाँ तक जाऊंगा तो इतना मेरा हेड का लॉस हो जाएगा, ठीक है। जब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो इतने हेड का लॉस हो जाएगा। तो मतलब टोटल हेड अवेलेबल एट एक्स, टोटल हेड अवेलेबल एक्स कितना होगा, 1 पे कितना था 9 मीटर माइनस कितना लॉस हो गया 2.5 मीटर, तो बचा मेरा 6.5 मीटर का मेरा हेड अवेलेबल होगा। टोटल हेड अवेलेबल एट एक्स इज 6.5 मीटर। एक्स पे डेटम हेड कितना है, डेटम हेड एक्स पे कितना है 0, ठीक है। डेटम हेड 0 है तो प्रेशर हेड कितना हो जाएगा 6.5 मीटर का प्रेशर हेड भी हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी पूछा है ये प्रेशर हेड मैंने क्यों निकाला एक्स पे, प्रेशर हेड एक्स पे इसलिए निकाला ताकि मैं पोर वाटर प्रेशर निकाल सकूं एक्स पे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, टोटल हेड पता करते हैं, ठीक है। टोटल हेड एट एक्स, टोटल हेड एट एक्स, तो टोटल हेड एक्स पे कितना होगा बेटा, ये देखिए टोटल हेड एक्स पे कितना होगा, ये जो वाला पानी ऊपर भर रहा है क्या ये भी तो ऊपर इसका प्रेशर लगा रहा होगा उतना ही, तभी तो पता चल रहा है कि पानी का लेवल इतना जा रहा है, ठीक है। जब हमें ये पता चल रहा है कि पानी का लेवल इस पॉइंट पे यहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब पानी की वजह से इतना प्रेशर ऊपर आ रहा होगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो कितना है मेरा 4 मल्टीप्लाई बाय 9.81, टोटल हेड क्यों लिखा है मैंने, टोटल स्ट्रेस लिखना है, टोटल स्ट्रेस। अभी ये निकाल लिया ना मैंने, अब मैं निकालूंगा टोटल स्ट्रेस। तो बेटा अब देखिए टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना है, 1 पे खड़ा हो जाओ, देखो ऊपर कितना जा रहा है, ऊपर क्या है 1 पे खड़े हुए, कहाँ पर, किस पे निकालना है, हमें एक्स पे निकालना है, सॉरी एक्स पे खड़े हुए, एक्स पे खड़े हुए देखो ऊपर किस किस का वजन आ रहा है, छड़ के ऊपर एक्स पे जाके देखा हमने सिग्मा एक्स टोटल एक्स। तो बेटा मेरा वजन आ रहा था एक तो सॉइल का जिसकी गामा सैचुरेटेड मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, और वो हाइट थी सॉइल की 5 मीटर की, प्लस इसके अलावा पानी का लेवल भी आ रहा था जो कि ऊपर से गया हुआ है, और वो कितना था पानी का लेवल 9.81, ठीक है, और वो कितना लेवल है 4 मीटर का, 4 मीटर का लेवल है। तो यहाँ से जो सिग्मा एक्स मेरा जो निकल के आएगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू निकल के आई 129.24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पोर वाटर प्रेशर एट एक्स, पोर वाटर प्रेशर एट एक्स क्या होगा, जितना प्रेशर हेड होगा एक्स पे मल्टीप्लाई बाय, जितना प्रेशर हेड होगा एक्स पे मल्टीप्लाई बाय 9.81 गामा डब्ल्यू ही उसका पोर वाटर प्रेशर देगा, ठीक है। कहाँ पर एक्स पे, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 9.81, तो मेरा ये पोर वाटर प्रेशर एट एक्स कितना निकल के आ गया, वो निकल के आ गया 63.765 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर अफेक्टिव स्ट्रेस एट एक्स वो कितना निकल के आ गया, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो अफेक्टिव स्ट्रेस एट एक्स इक्वल्स टू 129.24 माइनस 63.765, अफेक्टिव स्ट्रेस एट एक्स वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया 65.475 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा यही आंसर है, दिस इज द आंसर। अफेक्टिव स्ट्रेस निकालने को बोले था और 2016 में आया था, और वो भी कैसा क्वेश्चन था,
2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन था, और वो भी फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था, जिसका ये आंसर नहीं निकला होगा उसका आंसर हो जाएगा गलत। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है, इसी पे ही ध्यान दीजिएगा, ये एकदम करेक्ट आंसर था। मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने पहले भी बता दिया था कि टोटल स्ट्रेस तो सिंपल वैसे ही निकाल लिया, दिक्कत होती है पोर वाटर प्रेशर निकालने में। तो पोर वाटर प्रेशर किसी भी सॉइल के अंदर जब भी सीपेज हो रहा होगा तो उसके प्रेशर हेड मापर उस पॉइंट पे मल्टीप्लाई बाय 9.81 के बराबर होगा। जब पोर वाटर प्रेशर निकल आया तो सिंपल हमारा क्या हुआ, हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस निकल आएगा। बेटा अभी भी और क्वेश्चन है, अभी करते हैं, चलिए बढ़िया आगे, बहुत आसान क्वेश्चन एक और बोला है, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज 5 × 10⁻⁵ ऑफ ए सर्टेन पोर फ्लूइड। ठीक है, किसी की परमेबिलिटी दी हुई है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, के की वैल्यू दी हुई है फ्लूइड का 5 × 10⁻⁵, और 1991 में आया था। कैसा क्वेश्चन आया था ये देखिए, फॉर इंस्टेंस इफ द विस्कोसिटी ऑफ द पोर फ्लूइड इज रिड्यूस टू हाफ, बोल रहे हैं कि अगर जो पहले और सपोज करिए कि विस्कोसिटी की वैल्यू थी वो म्यू एफ थी, अब कह रहे हैं जो म्यू जो हो गया है वो वैल्यू हो गई है म्यू एफ बाय 2 इफ द विस्कोसिटी ऑफ द पोर फ्लूइड इज रिड्यूस टू हाफ, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। बेटा ये क्वेश्चन कराने के लिए ही मैंने आपको वो हेजन-पॉइज़ली फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। हेजन-पॉइज़ली फॉर्मूला क्या था कि कोई परमेबिलिटी है वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे डिवाइड बाय विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे इनटू वॉइड रेशियो ऑफ द फ्लूइड पे, सॉरी वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल पे इनटू, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल पे। अब इसने बोला है कि बाकी सब सेम है, केवल फ्लूइड चेंज हो गया, विस्कोसिटी चेंज हो गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर लूँ उसे मैं, K1 की वैल्यू जो है वो K C कांस्टेंट है C1 डिवाइड बाय म्यू के बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो K2 कितना हो जाएगा, K2 जो है वो ये था म्यू एफ के बराबर है, तो K2 है C2 डिवाइडेड बाई म्यू एफ बाई 2 के बराबर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख दो, इस तरीके से भी लिख दो, 2C2 सॉरी C1 ही है, सबको सेम है ना, C1 2C1 डिवाइड बाई म्यू एफ के बराबर है, ठीक है। ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, K1 बाई K2 कर दो यार, K1 बाई K2 जब हमने किया C1 बाई म्यू एफ डिवाइडेड बाई 2C1 बाई म्यू एफ, ठीक है, C1 बाई म्यू एफ डिवाइड बाई 2C1 बाई म्यू एफ। जब हमने डिवाइड किया तो ये क्या निकल गया, 1/2, और K1 हमें कितना दिया था, K1 दिया था हमें, K1 ऑलरेडी गिवन है 5 × 10⁻⁵, K2 हमें निकालना है इक्वल्स टू 1/2 के बराबर, तो K2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1 × 10⁻, या फिर K2 निकल के आएगा 10 × 10⁻⁵ यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, गेट में यूनिट से ही सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और अगर आपको यूनिट आती है तो कहीं कहीं क्या होता है फॉर्मूला भी नहीं पता होता, लेकिन यूनिट बैलेंस करा के किसी किसी के आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, 10 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला, ये बहुत लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का इस वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही हम लोग आगे और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे और भी तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी तैयारी में कोई ढील मत छोड़िए, यहाँ मैं आपको पूरी तरीके से तैयारी कराऊंगा, ठीक है। और डिटेल में बेटा मैंने जियो टेक्निकल पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करिए, मैंने अपना कोड दिया हुआ है, SMYT कोड है मेरा, उसे आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बेटा बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करिए, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए, बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि 2 soil specimen with identical geometric dimensions were subjected to falling head permeability test. This falling head permeability test is same as the variable head permeability test. Falling head permeability test और variable head permeability test same है। falling head permeability test in the laboratory under identical condition। तो सबसे पहले falling head permeability test आ गया। The fall of water head was measured after an identical time interval, ठीक है। The ratio of the initial to final water head, मतलब initial
H1/S2 का जो रेशियो है इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड वो दिया हुआ 1.25 एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सेकंड स्पेसिमेन इज 5 times that of the first. If the coefficient of permeability of the second specimen is 5 times that of the first, the ratio of the final दूसरे स्पेसिमेन का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है H1/S2 का। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो K का जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था फॉलिंग एट परमेबिलिटी टेस्ट में वो था AL80 ln H1/S2। ठीक है, कह रहा है कि पहला स्पेसिमेन जो है वो पहला स्पेसिमेन है उसमें रेशियो इतना है। ठीक है, K2/K1 का रेशियो दिया है इतना है। तो H1/S2 इन सेकेंड स्पेसिमेन वो कितना होगा। ठीक है, तो अगर K1 इतना है तो अब देखिए K1 क्या होगा फिर। ठीक है, तो K1 हमारा होगा, बाकी सारा स्पेसिमेन सेम है, A80 ln H1/S2 1 और K2 होगा, पूरा स्पेसिमेन सेम है, लिखा हुआ आइडेंटिकल स्पेसिमेन और वही सिमिलर टाइम भी है H1/S2 ट्वाइस। ठीक है, तो ऊपर डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड कर दो ऐसे। जब आप ऐसे डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, K1/K2 इक्वल्स टू ln H1/S2 1 डिवाइड बाई ln H1/S2 2। K1 की वैल्यू हमारी थी कितनी दी हुई है, K2/K1 दिया हुआ, तो K2/K1 की वैल्यू दी हुई है 5, तो ये हो गया 1/5। ठीक है, ln H1/S2 1 का दिया हुआ है हमारा 1.25। हमें क्या निकालना है, ln H1/S2 सेकेंड निकालना है। तो बेटा यहाँ से जरा सॉल्व कर लो, बता दो H1/S2 कितना आएगा, ये वैल्यू बता दो कितनी आएगी, ये वाली ये वैल्यू बता दो सॉल्व करके कितनी आएगी। मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा, फटाफट बताओ, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी करिए, चलिए करिए। ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारी H1/S2 की 3.05 एग्जैक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2012 में पूछा गया था बकवास का क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए, 3.05 इज द करेक्ट आंसर, 3.05 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपका आज का, परमेबिलिटी और सीपेज एनालिसिस से रिलेटेड। सीपेज में और भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लो नेट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विपोटेंशियल लाइन, फ्लो लाइन और उसमें कैसे डिस्चार्ज हो, ये सब। ठीक है, आप ऐप पे आइए, मैंने उस पर कुछ फ्री वीडियोस और क्या कहते हैं फ्री अवेलेबल वीडियो और कुछ सब्सक्रिप्शन वाले वीडियोस हैं, सब कुछ बहुत कुछ डिटेल में वहाँ पर अवेलेबल है आप पे आपके पास। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पर आप उसको फिर बाद में कभी भी देख सकते हैं। कभी भी डाउट होता है तो आप फिर से ओपन कर सकते हैं कि अरे इस क्वेश्चन सर ने कैसे कराया था, आपको कुछ और अनदर अप्रोच आती है तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मेरी अप्रोच दोनों को मिक्स करके हो सकता है कुछ तीसरा क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप करते रहिए बेटा, बिल्कुल पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक, ठीक है, कभी भी कोई भी डाउट हो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब वीडियो प्रीमियर होगा तो उस समय मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगा, मैं आपको कांटेक्ट दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, होप यू लाइक दैट सेशन। अगर आपको मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया हो और आपको लगता है कि मैं आगे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज़ लाइक जरूर करें, प्लीज़ लाइक जरूर करें। ठीक है, ये मुझे एंथुसियाज्म देगा आपको और आगे अच्छे से और ज़्यादा पढ़ाने में। ठीक है, कमेंट करें, अगर आपको कुछ कमेंट करके कुछ पूछना है और आपको कुछ चैनल मतलब मेरे से पढ़ाया हुआ कुछ अच्छा लगा है, आपको लगता है कि कोई और मैं टॉपिक बताऊँ और आपको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक आपको लगा कि किसी और ने कभी नहीं पढ़ाया, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। बेटा ये कोड मत भूलिएगा, अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको कोर्स और चीप पड़ेगा। ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्लीज़ लाइक जरूर करें, प्लीज़ जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और ये कोड ना भूलें, SMYT कोड बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, SMYT कोड बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, बाय बाय।